नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे और मौर्योत्तर काल के बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। हालाँकि ये पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडो ग्रीक के बारे में, कुषाण वंश की वो हरकतें यानी कि कुषाण वंश से संबंध में वो डेटा जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और साथ ही साथ नाग वंश का वो डेटा जो हमारे उत्तर प्रदेश के संबंध में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तो शुरू करते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल से। ठीक है? देख लो ज़रा, मौर्योत्तर काल, इसके बारे में आप बेसिक जानकारी लो। हालाँकि इसके संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये था क्या मौर्योत्तर काल? दरअसल मौर्योत्तर काल का जो काल परिचय है, वो 200 बीसी से लगभग 300 ईस्वी तक का समय माना जाता है, यानी कि 500 साल। और ऐसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा मौर्योत्तर काल है, इसे कहा जाता है विकेंद्रीकृत सत्ता का काल। विकेंद्रीकृत सत्ता का काल। और साथ ही साथ इसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल को सामंतवाद के उद्भव का चरण। यानी कि अगर सामंतवाद ये होता क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम इतिहास का डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। ठीक है? अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप समझो, यहाँ पर यानी इसी काल में हमें सामंतवाद भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो मौर्योत्तर काल है और अभी इसके बाद आएगा शुंग काल, तो वहां पर हमें मनुस्मृति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जिसे आजकल सोशल मीडिया में या फिर समाचारों में काफी चर्चे रहते हैं मनुस्मृति को लेकर। तो मनुस्मृति भी इसी काल में लिखी जाएगी। बात समझ पा रहे हो? और जो उत्तर मौर्य काल है, उसकी सटीक-सटीक जानकारी हमें इतिहासकारों के द्वारा मिलती नहीं है। बस इतनी सी बात है कि ये जो उत्तर मौर्य काल है, इसकी जानकारी हम यानी कि हमारे इतिहासकार सिक्कों के आधार पर होते हैं। सिक्कों के आधार पर कैसे? जैसे कुछ स्थानों पर सिक्के पाए गए, अब वहाँ से वो अपने डेटा संग्रह करते हैं और फिर इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और जैसे आपको पता होगा कि इसी काल में पहली बार सिक्के ढाले गए थे और सिक्के के निर्माण की शैली जो है वो उलूक शैली कहलाई। तो ये कई सारे डेटा हैं लेकिन इनका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से नहीं है। उत्तर प्रदेश से फिर क्या संबंध है? आइए जरा उसकी चर्चा करते हैं। इसी में आप पढ़ोगे मौर्योत्तर काल में सबसे पहले आप लिखो शुंग वंश। शुंग वंश में कई सारे राजा हुए और इन राजाओं में से हमें कुछ को पढ़ना है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। हालांकि ये जो कार्यकाल है, आप एक संक्षिप्त विवरण ले लो शुंग काल से संबंधित। ये जो काल है वो लगभग 185 बीसी से शुरू होता है और 72 बीसी तक जाता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसका जो पहला शासक था यानी कि जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। इसका पुत्र हुआ अग्निमित्र। वसुमित्र भी इसका एक शासक होता है इस वंश का। भागवत। और आपको मालूम होगा शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ये जो शुंग काल है, इसकी स्थापना हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मजबूत होगी। तो ये जो शुंग काल है यानी शुंग वंश है, इसके काल परिचय पर ना जाइए, आप सीधे उत्तर प्रदेश में आइए। इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है? ये एक ब्राह्मण था। अगर ये ब्राह्मण है तो जाहिर सी बात है, अगर ब्राह्मणों की सत्ता आएगी तो फिर वैदिक ब्राह्मणीय दर्शन की पुनर्स्थापना का काल भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा जब आया था, उस समय उत्तर वैदिक काल के आसपास और मौर्य काल के जो चरण थे, उस दौरान अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म का उदय हुआ था। आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा, जैनियों के बारे में पढ़ा होगा। तो जो ब्राह्मणीय दर्शन था ना, वैदिक दर्शन, ये कहीं न कहीं पतन में चला गया था, यानी दब गया था। अब एक राजा बना है ब्राह्मण, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो जो ये ब्राह्मणी दर्शन था, ये फिर से उभर के सामने आएगा और वैदिक कर्मकांड यहाँ से आपको फिर से धड़ल्ले से होते हुए दिखेंगे। ठीक है? वैदिक हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता था इसमें, कहा जाता था जीव जीवस्य भोजनम, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरह के थे सामने निकले। वैदिक सामाजिक दर्शन की पुनर्स्थापना के यहाँ पर कठोर प्रयास किए गए। इसके लिए मनुस्मृति जैसे साहित्यों की रचना भी की गई और मनुस्मृति इसी काल में लिखी जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप? शुंग वंशों के अगर हम आपको पुरोहित बताएं तो फिर क्या नाम है इनका? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य को शुंग वंश का पुरोहित भी कहा जाता है।
संस्कृत भाषा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया इसी काल में। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, है ना? यही लिखी गई है इसी काल में। संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा थी इस काल में, जबकि आम जन प्राकृत भाषा बोलता था। ये कई सारा बहुत सारा यहाँ पर चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा शुंग काल में। लेकिन ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, हाँ, हमारे इतिहास के जब पूरा कंप्लीट इतिहास पढ़ेंगे वहाँ। अभी फिलहाल हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आइए, तो ज़रा देखते हैं यहाँ से और हमारे साथ आप लिखने का प्रयास करिएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है? और इसने दरअसल एक अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट था जिसका नाम था बृहद्रथ। कैसे लिखेंगे? बृहद्रथ, ऐसे लिख लो, ठीक है? इसकी इसने हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी हत्या करके और ये गद्दी पर बैठ गया। और ये कांड कब हुआ था? ये कांड हुआ था 185 बीसी में। यानी कि फिर से आप समझो, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को की हत्या करके 185 बीसी में, ठीक है? इसने अपनी राजधानी भी बनाई, इसने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को राजधानी, यानी शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है? क्लियर है बात? लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा क्या आएगा? तो उसको जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक जगह है अयोध्या, जिसे साकेत भी कहा जाता था। अयोध्या एवं विदिशा, बात समझते रहे ना? आप चाहो तो यहां से लिखना शुरू करो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ऊपर का पूरा तो इतिहास के संदर्भ में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अयोध्या ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या एवं विदिशा इस साम्राज्य के, इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांत थे, ठीक है? यानी कि अयोध्या और विदिशा, विदिशा हमारे यूपी में तो है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि शुंग काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्रांत था शुंग वंश का? तो आपसे अगर ऑप्शन दे दे, जैसे अयोध्या दे दिया, कौशाम्बी दे दिया, है ना, और भी दे दे, तो फिर आप अयोध्या को टिक करोगे। अच्छा, इसी अयोध्या में एक अभिलेख भी मिला है, इसी अयोध्या में एक हमें मिला है अभिलेख। इस अभिलेख का संबंध है शुंग वंश से। क्या है अभिलेख ये? दरअसल इस अभिलेख को कहा जाता है धनदेव का अभिलेख। अभिलेख, ये धनदेव कौन था? ये यहाँ का राजा था, ठीक है? अच्छा, ठीक है। इससे धनदेव का अभिलेख तो मिल गया, लेकिन इस अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है? इससे हमें क्या जानकारी मिली है शुंग वंश से संबंधित? तो इससे जानकारी हमें ये मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना के आप नोट करिए। ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, तो हम देखेंगे यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिर से आप समझ लो, शुंग वंश में उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन-कौन सी जानकारियां हैं? तो शुंग वंश का एक उत्तर प्रदेश का शहर है या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है अयोध्या, जिसे साकेत भी कहा जाता था उस समय। यह इस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। अयोध्या में एक अभिलेख मिला है जिसे धनदेव का अभिलेख कहा जाता है। इससे जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है बात? क्लियर है? और साथ ही साथ पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। पतंजलि की महाभाष्य, महाभाष्य, तो पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख है, क्या उल्लेख है जरा इसको देख लेते हैं। उल्लेख है कि पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग के समय, शुंग के समय अ, यवन साकेत तक आ गए थे। ठीक है? अब इसको समझ लो जरा। पतंजलि के महाभाष्य में जानकारी मिलती है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, वो राजगद्दी पर बैठा था उस समय, और उसके समय में जो यवन थे यानी ग्रीक्स, ये आक्रमण करते करते साकेत तक आ गए। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पौत्र को बुलाया। ध्यान दो, पुष्यमित्र शुंग ने बुलाया अपने पौत्र को। इस पौत्र का इसके नाम था, इसका नाम देखिए, क्या नाम है इसका? वसुमित्र। अपने पौत्र को बुलाया, वसुमित्र को बुलाया और कहा कि भाई एक काम करो, बेटा एक सेना लो
और ये जो यवन आए हुए हैं, इनको खदेड़ाओ। तो वसुमित्र एक जबरदस्त सेना लेकर गया और इनका मुकाबला किया और न सिर्फ इनको हराया, बल्कि इनको यहाँ से खदेड़ भी दिया। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि साकेत तक पहुंचे यवनों को किस शुंग शासक ने परास्त किया था? तो आंसर होगा वसुमित्र। और यवनों ने साकेत पर आक्रमण किसके समय में किया था? तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। बात समझ पाए आप लोग? अच्छा, ठीक है। पुरातात्विक उत्खनन से यूपी में कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं और ये सिक्के मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताए हैं। ये सिक्के मिले कहाँ से हैं? रुहेलखंड का क्षेत्र, पांचाल का क्षेत्र, जहाँ से पांचाली आती थी, है ना? तो उस क्षेत्र से कुछ सिक्के मिले हैं, जिसमें मित्र शब्द का उल्लेख किया गया है। जैसे सपोज़ करो, ये पांचाल क्षेत्र से कुछ सिक्के मिले, इस सिक्कों में लिखा है मित्र। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो मित्र लिखा है, ये शुंग वंश को प्रेरित करता है, अर्थात शुंग वंश की ओर इशारा करता है। इससे निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि आधुनिक यूपी पर उन लोगों का अधिकार था जिनके नाम के अंत में मित्र लगा होता था। और मित्र किनके नाम के अंत में लगा होता था? शुंग वंश के राजाओं के नाम के अंत में। तो यहां से निष्कर्ष यह निकला कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में शुंग वंश का साम्राज्य था। क्लियर है बात? ठीक है। आप अब आप चाहो एक पॉइंट बना के लिख लो। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो जरा, नहीं तो आप भूल जाओगे ऐसे। पुरातात्विक पुरातात्विक उत्खनन से उत्खनन से यूपी से ऐसे सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले हैं जिन पर मित्र, इसको याद रखिएगा, जिन पर मित्र शब्द से समाप्त होने वाले समाप्त होने वाले राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर मित्र शब्द अंत होने वाले राजाओं के नाम मिले हैं। तो इस पूरी लाइन से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, हाँ, निष्कर्ष ये निकलता है कि आधुनिक आधुनिक यूपी में, ये कथन और कारण में पूछ सकता है, आप हल्के में मत लीजिए इन वाक्यों को, ठीक है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि आधुनिक यूपी में उन लोगों का अधिकार था जो शुंग वंश से संबंधित थे। ठीक है। यहां से आप उत्तर प्रदेश से केवल इतनी जानकारी मिलती है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मौर्योत्तर काल में एक वंश है शुंग वंश। इसकी स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। 185 बीसी में की। मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, इसको हरा के यानी इसकी हत्या करके। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इससे यानी शुंग वंश से अपने उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या। तो अयोध्या एक महत्वपूर्ण प्रांत था शुंग काल में, ठीक है, यानी शुंग वंश का। अब अयोध्या से एक अभिलेख मिला है जिसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख को कहा जाता है धनदेव का अभिलेख। जानकारी क्या मिलती है इससे? इसमें पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पतंजलि के महाभाष्य में एक जानकारी और मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के ही समय यवनों ने आक्रमण किया और वो साकेत तक आ घुसे। तत्पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अपने पौत्र वसुमित्र को बुलाया और एक सुसंगठित सेना देकर यवनों का यवनों से, हाँ, दो दो हाथ करने के लिए भेजा। वसुमित्र ने न सिर्फ यवनों को हराया, बल्कि उसने उन्हें खदेड़ा भी। ठीक है। अब जो पुरातात्विक उत्खनन से सिक्के मिले हैं, जो कि पांचाल क्षेत्र में मिले हैं, रुहेलखंड का इलाका आजकल कहा कहा जाता है उसे। तो उस क्षेत्र में कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर मित्र शब्द उत्कीर्ण है, अर्थात ऐसे राजाओं के नाम लिखे गए हैं जिनके अंत में मित्र मिलता है। इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हो सकता है ये शुंग वंश से संबंधित सिक्के हों। अब एक बात समझो, अगर सिक्के शुंग वंश से संबंधित हैं, तो इसका एक निष्कर्ष और निकलता है। क्या? कि अगर ये सिक्के उस क्षेत्र में मिले हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शुंग वंश का साम्राज्य उस क्षेत्र तक सीमित होगा, यानी उस क्षेत्र तक फैला होगा। बोलो भाई, क्लियर है बात? तो यहां हम लोगों ने शुंग वंश देखा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है।
और बाकी हम चीजें सब पहले बता चुके हैं। इस काल में ब्राह्मण वर्ग का उत्थान हुआ था, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ था, और साथ ही साथ स्थापत्य कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। संस्कृत भाषा का विकास हो गया था, और जो यानी आम जन थे वो अभी भी प्राकृत बोलते थे। जो एलीट क्लास था वो संस्कृत बोल रहा था। ठीक है, जरा नेक्स्ट देखो। अब देखो इसमें इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बारे में आपको मालूम होगा, इसे हिंद यूनानी कहा जाता है। इंडो ग्रीक की दो शाखाएं थी, सीधी सी बात समझो। हालांकि इसके बारे में मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। आप मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए। हिंद यूनानियों की दो शाखाएं थी, यानी इंडो ग्रीक की दो शाखाएं थी। कौन कौन सी? एक थी यूथीडेमस शाखा, और दूसरी थी यूक्रेटाइडीज शाखा। ठीक है, एक थी यूथीडेमस और दूसरी थी यूक्रेटाइडीज। इसमें एक सबसे शानदार राजा हुआ है मिनांडर। आपने मिलिंद पन्हो के बारे में मिलिंद पन्हो पुस्तक के बारे में पढ़ा होगा। उसमें मिनांडर और नागसेन के बारे में चर्चे हैं। तो एक यहाँ का यानी इसका इंडो ग्रीक का राजा था मिनांडर, या इसे मिलिंद भी कहा जाता है। यह यूथीडेमस वंश का शासक था। और मिनांडर के बारे में कहा जाता है कि यह पहला विदेशी था जिसने भारत भूमि पर आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और चूंकि मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जीवन को जानने की उत्सुकता थी इसके अंदर, तो ये आचार्य नागसेन से मिला, और इसने जीवन संबंधी बहुत सारे प्रश्न किए उनसे। नागसेन को भी मजा आ गया। मिलिंद प्रश्न करता था, नागसेन उत्तर देते थे उसके। तो जैसे ही मिलिंद प्रश्न किया जीवन के संबंध में, नागसेन ने उत्तर दिया। और जब मिलिंद खामोश हो जाता था, तो नागसेन कहते थे, मिलिंद प्रश्न कहो। बात समझो। और मिलिंद यानी कि मिनांडर और नागसेन के मध्य जो चर्चा हुई है, उसका संकलन एक पुस्तक में किया गया है, जिसे कहते हैं मिलिंद पन्हो। इसका सीधा सा अर्थ है मिलिंद पन्हो का, कि नागसेन कह रहे हैं कि मिलिंद प्रश्न कहो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद प्रश्न कहो। क्लियर है बात? ठीक है। अब जरा इसको हम लोग यूपी के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई। तो देख लो। इंडो ग्रीक का इंडो ग्रीक का एक, ये लिखते जाना हमारे साथ साथ, एक यवन शासक था। और ये यवन शासक काफी प्रसिद्ध शासक था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मिलिंद। ठीक है, या फिर इसे ही कहा जाता है मिनांडर। ये जो मिलिंद है, इसका शासन बता सकते हो कहां कहां फैला था? इसका जो साम्राज्य है, इसका साम्राज्य फैला था झेलम नदी से लेकर, वहां तक, मथुरा तक। फिर आ गया मथुरा, देखो। अब चूंकि मथुरा यूपी में है, तो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिलिंद यानी मिनांडर का शासन झेलम नदी से लेकर उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में किस शहर तक विस्तारित था, या उत्तर प्रदेश में कहां तक विस्तृत था? तो आंसर होगा मथुरा। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, लगे हाथों प्रयागराज के बारे में भी देख लो। प्रयागराज, प्रयागराज में एक जगह है रेह, एक स्थान है रेह। यहां पर एक अभिलेख मिला है। ठीक है, यहां पर क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में मिनांडर का नाम लिख, यानी कि मिनांडर का नाम, या हम इसका वाक्य बन नहीं रहा है। मिनांडर के, ऐसे लिख लो, मिनांडर के नाम का उल्लेख है। ठीक है, मिनांडर के नाम का उल्लेख है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अभिलेख है, या कहाँ अभिलेख मिला है? जिस अभिलेख में मिनांडर के नाम का उल्लेख है, तो वो है रेह का अभिलेख, जो कि कहाँ है? जो कि है प्रयागराज में। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, भारत में शकों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। शकों के बारे में कहा जाता है कि जो इनकी मूल जाति थी, वो सीथियन थी। जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, और यहां देख लो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं शकों से संबंधित, उसका शक। ठीक है, शकों के बारे में, शकों के बारे में अब देखो। दरअसल जो ये शक थे, इनकी जो मूल जाति थी वो थी सीथियन। इनका मुख्यालय था शकद्वीप। शकद्वीप उस समय कहा जाता था सिंध क्षेत्र को, है ना? मैं लिख नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही मैं आपको एक मोटे मोटे आइडिया के तौर पर बता दे रहा हूं। इसका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से नहीं है। और भारत में शकों की चार शाखाएं थी। एक थी पंजाब शाखा, मथुरा शाखा, उज्जैन शाखा, महाराष्ट्र शाखा। हर एक शाखा में अलग छत्रप होते थे, अर्थात हर एक शाखा में अलग राजा होता था। तो हमें शकों के बारे में केवल और केवल इनकी एक ही शाखा पढ़नी है,
उत्तर प्रदेश के संबंध में, वो है मथुरा शाखा। अपने भारत में 4 शाखाएँ रही हैं शकों की। ध्यान दें, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और महाराष्ट्र। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में केवल एक शकों की शाखा थी, वो है मथुरा शाखा। तो मथुरा शाखा से हमारे एग्जाम में केवल और केवल इसका छत्रप पूछा जाता है। तो जरा लिख लो, शकों की मथुरा शाखा का जो प्रथम छत्रप था, उसका नाम था राजूल। और ये आप इंपॉर्टेंट बनाकर याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसकी ये शकों के बारे में, यानी मथुरा शाखा का प्रथम छत्रप राजूल था, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसका नाम है मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख से। ठीक है, मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूल था। इसके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मथुरा से। मथुरा में एक लेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, यहां से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर है? अब जरा हम मत कुषाणों के बारे में एक जानकारी और देख लेते हैं। कुषाण, देखो, ये जो कुषाण है, ये इसका जो संस्थापक था उसे कहा जाता है, इसका कौन था? इसे कहा जाता है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस के बारे में और कुषाण वंश के बारे में एक मोटा मोटा आप आइडिया समझो। ये जो कुषाण वंश है, ये यूची जनजाति थे और चाइना की तरफ से ये भारत में प्रवेश कर रहे थे। दरअसल ये 5 छोटी जातियों में बटे थे, 5 छोटी जनजातियों में बटे थे और जिसमें से एक था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, ये एक कबीला था जिसका नाम था कुइशुआंग कबीला। कुजुल कडफिसेस कुइशुआंग कबीले का प्रधान था और कई और 5 छोटे-छोटे कबीलों में इनका विभाजन था। तो जो कुजुल कडफिसेस था, उसने पांचों कबीलों को एक किया और कहा कि यार देखो, अगर भारत पर आक्रमण करना है, ये सारे कबीले समय समय पर भारत पर आक्रमण किया करते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कुजुल कडफिसेस ने इन पांचों कबीलों को एक किया और कहा कि देखो यार, भारत पर अगर आक्रमण करना है ना, हाँ, तो फिर आपको हमें एक होना पड़ेगा और एक होने के उपरांत ही हम धावा बोल सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने भारत पर धावा बोला। हुआ ये कि इसके पुत्र ने, यानी पुत्र था इसका विम कटफिसेस, तो विम कटफिसेस ने पंजाब तक कब्जा कर लिया। और इसके बाद एक प्रतापी सम्राट हुआ है कनिष्क, नाम तो सुना ही होगा आपने, कुषाण वंशी। तो कनिष्क ने पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था उस समय और राजधानी बनाकर ये भारत पर इसने आक्रमण करना जारी रखा। फिर हुआ क्या, एक बार ये आक्रमण करते करते ये पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। उस समय पाटलिपुत्र का राजा था, इसका नाम था दिमित्र। राजा का नाम हम लिखे देते हैं, हालांकि आप चाहना तो लिख लेना, अदरवाइज आप सुन लो केवल। राजा का नाम था दिमित्र। तो ये इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया कनिष्क ने और दिमित्र को हरा दिया और दिमित्र से कहा कि देखो यार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तभी जब तुम मुझे 3 चीजें दोगे। कौन सी? इसने 3 चीजों की मांग की। सबसे पहली मांग की इसने, कनिष्क ने कहा कि मुझे महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत दो। बात को समझना। कनिष्क ने कहा कि मुझे महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत चाहिए। तो बोले ठीक साहब, दे देंगे। दिमित्र वैसे भी हार चुका था। एक तो हाँ, हालत खराब इसकी, कहीं मार ना दिया जाऊं। तो हाथ जोड़ के बोला ठीक हुजूर, दे देंगे। कनिष्क बोला कि मुझे एक बौद्ध धर्म गुरु भी चाहिए। दिमित्र बोला ठीक हुजूर, ये भी दे देंगे। और तीसरी इसकी मांग बड़ी अजीब थी। कनिष्क बोला दिमित्र से कि मुझे एक मुर्गा चाहिए। यानी 3 चीजें समझो, एक महात्मा बुद्ध का दांत, दूसरा बौद्ध धर्म गुरु और तीसरा एक मुर्गा। क्यों चाहिए मुर्गा, इसको वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, किताबों में ये वर्णन मिलता है। तो दिमित्र ने कनिष्क को बौद्ध आचार्य दिया। उसका नाम था अश्वघोष। उसका नाम था अश्वघोष। कनिष्क ने दिमित्र से जो इसने बुद्ध का पवित्र दांत मांगा था, वो भी इनको मिल गया। तो कनिष्क बुद्ध के पवित्र दांत को ले गया पेशावर और उसी पर इसने 5 मंजिला, यानी बुद्ध के दांत को रखा होगा जमीन में और वहीं पर इसने 5 मंजिला इमारत बनवाई जिसे दंत पगोडा कहा जाता है। ये कहाँ है? ये पेशावर में है। कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने उत्तर प्रदेश में वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, उत्तर प्रदेश के संबंध में कुषाण वंश से संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है। हेडिंग डालो, कुषाण वंश हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसका जो संस्थापक था, क्या नाम है इसका? इसका नाम है कुजुल कडफिसेस। ठीक है,
कुजुल कडफिसेस ये संस्थापक था। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ विम कडफिसेस। विम कडफिसेस से संबंधित हमारे उत्तर प्रदेश में एक जानकारी प्राप्त होती है। विम कडफिसेस ने जो सिक्के चलाए थे, इसके सिक्के हमें मथुरा से मिले हैं। तो हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसके सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा विम कडफिसेस। अच्छा, इसके सिक्के जो मथुरा से प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों में किसकी किसकी छाप है? जैसे इन सिक्कों में छाप है शिव की, नंदी की और साथ ही साथ त्रिशूल की भी आकृतियां इनके सिक्कों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, त्रिशूल की आकृति आकृति अंकित है। फिर से आप समझो, विम कटफिसेस के द्वारा चलाए गए सिक्के हमें मथुरा से मिले हैं और इनके सिक्कों में शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां अंकित हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सिक्के चला रहा है और उसमें शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां भी मिल रही हैं, तो इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय सीधा सा ये हुआ कि जो फला व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं अपनी आस्था प्रकट करता है शिव, नंदी और त्रिशूल में। ठीक है? जैसे सपोज़ करो मैं एक टी-शर्ट पहन के मार्केट में जाऊँ, उस टी-शर्ट में बम भोले लिखा है। इसका आशय क्या है? कि मैं किससे प्रेरित हूँ? हाँ, हिंदुइज़्म से। ठीक उसी प्रकार अगर सिक्कों में शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ मिल रही हैं, तो इसका सीधा-सा आशय है कि जो ये विम कैटफिसेस है, ये किससे संबंधित है? शैव मतानुयायी। हाँ, एक बात लिख लो, ये जो आकृतियाँ मिली हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये जो विम कैटफिसेस है, ये शैव मतावलंबी है। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ पाए आप? ठीक है। अच्छा, और शैव मतानुयायी है। अच्छा, इसके अलावा आप मथुरा की तरफ आओ। मथुरा में एक स्थान है माट, तो यहाँ से भी कुछ मिला है। माट नामक स्थान से सिंहासन रूढ़, या हम ये कहें सिंहासन पर विराजमान विराजमान एक मूर्ति मिली है। ठीक है? बात समझ पाए आप? मथुरा ये कुषाण वंश में ही अभी चल रहा है। तो मथुरा में एक स्थान है माट, उस स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक मूर्ति मिली है। और एक बात, ये जो माट है, यहाँ से एक लेख भी प्राप्त हुआ है। उस लेख में एक शब्द लिखा है, ये लिखा है वेम। ठीक? बात को समझो। मथुरा में माट नामक स्थान पर एक सिंहासन पर विराजित एक मूर्ति मिली है और साथ ही साथ उसी स्थान पर एक लेख भी मिला है, जो जिस पर एक नाम अंकित है वेम। और इतिहासकार हैं अपने, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल से जब पूछा गया कि ये वेम का अर्थ क्या आपको पता है? ये वेम क्यों लिखा है? ये किसको इंगित करता है? तो काशी प्रसाद का मानना था कि ये वेम इंगित करता है विम कैडफिसेस को। विम कैडफिसेस। तो हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मथुरा से के माट नामक स्थान से प्राप्त लेख में वर्णित शब्द वेम का आशय किस शासक के संबंध में जाता है? ये है विम कैटफिसेस के संबंध में। ठीक है, ये केवल और केवल इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, बाकी तथ्य कोई नहीं है। हाँ, अनुमानों पर ही चल रही है कि हाँ ठीक है, हड़प्पा में जो है पाषाण काल था, उसमें ऐसे औजार बनते होंगे। कहीं ना कहीं सत्यता भी नजर आती है जब कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं। तो यहां से आप इतना बस ध्यान रखो, काशी प्रसाद जायसवाल ने वेम शब्द का वर्णन इसके संबंध में किया है, विम कैटफिसेस के। ठीक है, क्लियर है यहां से? ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से काशी प्रसाद जायसवाल से पूछा गया कि भाई, वेम शब्द का आपने अर्थ तो बता दिया कि विम कटफिसेस से संबंधित है, लेकिन फिर क्या हम ये माने कि मथुरा से अगर वेम शब्द मिल रहा है, तो विम कटफिसेस का साम्राज्य मथुरा तक विस्तारित था? क्या ऐसा कहा जा सकता है? बोलो। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। देखो, विम कटफिसेस का नाम कहाँ से मिला है? मथुरा से। मथुरा में एक लेख से मिला है। तो इसका आशय यही हुआ कि विम कटफिसेस का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक होगा? मथुरा तक होगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो पॉइंट बना के, या आप चाहो तो ऐसे ही फिगर बना लो। लिख लो जरा। यदि इस तथ्य को, कौन सा तथ्य? वेम शब्द का संबंध विम कटफिसेस से है, ये वाला तथ्य। यदि इस तथ्य को मान लिया जाए मान लिया जाए तो
विम कडफिसेस विम कडफिसेस का साम्राज्य साम्राज्य मथुरा तक फैला था। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। चलिए, अब बात करते हैं इसके कुषाण वंश के पापी सम्राट कनिष्क के बारे में। चलिए, यहां से डालो आप कनिष्क। कनिष्क भी कहाँ का किस उसका है? कुषाण वंश का। ठीक है, कनिष्क के बारे में लिखो जरा। यह किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसके समय कनिष्क के समय, ऐसे लिख लो यहां पर, कनिष्क के समय जो कुषाण वंश के जो राजनीतिक केंद्र थे, वो कौन थे? वो दो केंद्र थे। एक था आपका पुरुषपुर, और दूसरा केंद्र कौन था? दूसरा केंद्र था मथुरा। ठीक है, तो यहां से एक हमारा पॉइंट फिर बना उत्तर प्रदेश के इतिहास के संबंध में। कनिष्क के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राजनीतिक केंद्र था? तो आंसर होगा मथुरा। ठीक है, क्लियर है बात। कनिष्क के ही संबंध में एक लेख मिला है सारनाथ से। सारनाथ लेख। सारनाथ लेख का संबंध किससे है? कनिष्क से। इस सारनाथ लेख में दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि कनिष्क के शासनकाल में खरपल्लान खरपल्लान एक महाक्षत्रप था। महाक्षत्रप, इसकी जानकारी हमें मिलती है। महाक्षत्रप कौन था? खरपल्लान। और ये कहाँ का था? ये था मथुरा का। ये महाक्षत्रप क्या होता है? महाक्षत्रप होता है राज्यपाल किसी भी प्रांत का। ठीक है, और इसी सारनाथ लेख में मिलता है कि एक जगह है, एक व्यक्ति है बनस्पर। बनस्पर क्षत्रप था। ये कहाँ का क्षत्रप था? ये था वाराणसी का। वाराणसी का। ठीक, बात को फिर से समझो। कनिष्क के ही शासनकाल में, या हम ये कहें कनिष्क से ही संबंध में, सारनाथ लेख मिला है जिसमें कहा गया है कि मथुरा का महाक्षत्रप खरपल्लान था, जबकि वाराणसी का क्षत्रप बनस्पर था। महाक्षत्रप राज्यपाल होता था, उसके अधीन जो कर्मचारी होता था उसे क्षत्रप कहा जाता था। तो ये दोनों मिले हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट ये होता है कि जो कनिष्क का शासनकाल था, बात को समझो, इससे स्पष्ट ये होता है कि कनिष्क का शासनकाल मथुरा के अलावा वाराणसी और, हाँ, वाराणसी तक भी फैला हुआ था। बात को यहां लिख लो। इस इससे जानकारी मिलती है जानकारी मिलती है कि कनिष्क का, या हम ये कहें कनिष्क मत लिखो, कुषाण लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कुषाण का शासन या साम्राज्य मथुरा के अलावा मथुरा के अलावा वाराणसी तक फैला था। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अच्छा, अ, कनिष्क के संबंध में एक लेख और मिला है जो कि अफगानिस्तान में मिला है। तो यहां से एक बात और लिख लो। अफगानिस्तान, एक पॉइंट बना के और लिख लो। अफगानिस्तान में एक जगह है रबातक। ठीक, एक जगह है रबातक, एक स्थान है। इस स्थान से क्या मिला है? रबातक नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख। इसका संबंध किससे है? इस अभिलेख का संबंध बताया जाता है कनिष्क से। और इस अभिलेख में लिखा है कि कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। इस अभिलेख में वर्णन किया गया है इसका, कनिष्क के कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते थे। तो जरा इसको देख लो, कौन-कौन से क्षेत्र आते थे। ये उसी अभिलेख में लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र हैं कौंडिन्य, दूसरा क्षेत्र है साकेत। ये हमारे एग्जाम में पीसीएस में पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। साकेत। एक है कौशाम्बी, और एक क्षेत्र मिला है उज्जैनी। उज्जयिनी। ठीक है, और एक क्षेत्र मिला है पाटलिपुत्र, और दूसरा क्षेत्र मिला है चंपा। अब जरा फिर से समझो। कनिष्क के अफगानिस्तान के रबातक नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला जिसमें कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। और उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते थे? कौंडिन्य, साकेत, कौशाम्बी, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र और चंपा। ये आप याद रखोगे। इधर भी एक बार देख लो, समझ लो।
कनिष्क जो कि कुषाण वंशी शासक था, इसके समय में कुषाण वंश के राजनीतिक केंद्र क्या-क्या थे? पुरुषपुर थे और मथुरा था। हमारे उत्तर प्रदेश के संबंध में ये तो मतलब का है नहीं, मथुरा मतलब का है। तो कनिष्क का शासन कहाँ तक फैला था? मथुरा तक। अच्छा, कनिष्क से ही संबंधित है एक सारनाथ का लेख। सारनाथ के लेख में वर्णन दिया गया है कि मथुरा में एक महाक्षत्रप था, कृपलान, वाराणसी में एक क्षत्रप था, वनस्पर। इससे जानकारी यह मिलती है कि कुषाण वंश का जो साम्राज्य था, वो मथुरा के अलावा वाराणसी तक भी फैला था। बात समझ पाए आप लोग? बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, मथुरा कला शैली, ठीक है? इसके बारे में, मथुरा कला शैली या मथुरा मूर्ति कला शैली। मथुरा, यहाँ लिख लो, इसको इरेज़ कर देते हैं। इसमें लिखो मथुरा मूर्तिकला, ठीक? ये लिख लो। तो मथुरा मूर्तिकला इसका विकास कब हुआ? हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधे-सीधे पॉइंट पर आओ। इसका विकास कब हुआ? इसका विकास हुआ कुषाण वंश में। कुषाण वंश में, ठीक है? यानी कुषाण काल में लिख लो आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये जो मथुरा कला है, मूर्तिकला, ये कहाँ फैला है? ये इसका विस्तार कहाँ हुआ है? इसका विस्तार हुआ, हमें देखा गया कि इसका विस्तार मथुरा और आस-पास के क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इस काल में यानी मथुरा मूर्ति कला जो है, इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने मूर्तियाँ बनाई थीं। अच्छा, इस मथुरा मूर्ति कला का इसमें अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, मूर्तियों का विषय क्या है? मूर्तियों का विषय क्या था? तो मूर्तियों का विषय तथा उनकी अभिव्यक्ति किनकी? मूर्तियों की। तथा उनकी अभिव्यक्ति कैसी है? उनकी अभिव्यक्ति भारतीय है। इसमें किसी भी प्रकार की विदेशी छाप देखने को नहीं मिलती है। और सबसे खास बात, मथुरा मूर्ति कला की जो मूर्तियां हैं, वो लाल बलुआ पत्थर, लिख लो जरा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ये सबसे खास बात है, आप इसको इंपॉर्टेंट बना के लिखिएगा। मथुरा मूर्ति कला में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो आम तौर पर किससे बनाई जाती हैं? लाल बलुआ पत्थर से। और ये जो मूर्ति कला है, इसमें इसकी एक खास बात है कि इसमें आध्यात्मिकता से पूर्ण एवं भावना प्रधान, ये जो मूर्तियां हैं वो आध्यात्मिकता से पूर्ण हैं और साथ ही साथ भावना प्रधान मूर्तियां हैं। अर्थात जब मथुरा कला की आप मूर्तियां देखोगे तो क्या शानदार भाव भंगिमा इसमें बनाई गई है। आध्यात्मिकता से पूर्ण है, परिपूर्ण है ना? जैन तीर्थंकर बैठे हैं, तो इस तरह की ये मूर्तियां बनाई गई हैं। अच्छा, इस शैली में जो मूर्तियां बनी हैं, आमतौर पर वो महात्मा बुद्ध की बनी है, तीर्थंकरों की भी बनाई गई हैं और विष्णु, शिव और शक्ति की भी बनाई गई हैं। अब यहाँ हमसे हमारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग्स करके पूछा जाता है। जैसे हम अगर आपसे पूछें कि बताओ भाई, गांधार मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला में कैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? और अमरावती मूर्ति कला में कैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? तो आपने मथुरा का देखा है, मथुरा मूर्ति कला में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। वहीं गांधार मूर्ति कला में चितकबरे चितकबरे खादर पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है? वहीं अमरावती मूर्ति कला में हम बात करें तो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। संगमरमर से बनी मूर्तियां यहां पर ज्यादा फेमस है, ठीक है? क्लियर हो पाई बात आपको? अच्छा, एक चीज और है, ये जो कनिष्क है, पीछे हम भूल गए थे बताना, यहां पर आप देख लो। एक जगह है मथुरा, मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिली है। कनिष्क की सिर कटी मूर्ति मिली है, ठीक है? अच्छा, अब अगर सिर कटी मूर्ति किसी को मिलेगी तो ये कैसे पता चला कि ये कनिष्क की है? तो एक बात समझो, इस मूर्ति की खास बात ये है कि इसमें नीचे की तरफ कुछ लिखा पाया गया है। क्या लिखा है? इस मूर्ति में इस मूर्ति में लिखा था, नीचे की तरफ लिखा था, क्या लिखा था? लिखा था महाराजाधिराज 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 देवपुत्रो कनिष्कः, ये लिखा था इसमें। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि ये कनिष्क की मूर्ति है और कनिष्क अर्थात कुषाण वंश के शासक अपने आप को एक उपाधि देते थे, देवपुत्र। तो यहां लिख लो, इससे
स्पष्ट होता है कि कुषाण शासक कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे धारण करते थे। ये आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। मथुरा से कनिष्क की एक सिरकटी मूर्ति मिली है जिसमें नीचे लिखा था महाराजा धीराज देवपुत्रो कनिष्का। इससे यह अंदाज लगाया गया कि यह मूर्ति कनिष्क की ही होगी। चूंकि इसमें देवपुत्र भी लिखा है, तो इससे यह भी अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि कुषाण वंश के शासक अपने आप को किस उपाधि से नवाजते थे? देवपुत्र। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए आप लोग? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है, और ये हमारा अंतिम है, नागवंश, जो हमारे उत्तर प्रदेश के संबंध में हम देख लेते हैं। हालांकि नागवंश अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और ऐसा माना जाता है कि मथुरा में टोटल 9 नाग राजाओं ने शासन किया है। लेकिन फिलहाल उनके बारे में जानकारी मिलती नहीं है, और इतने डिटेल में हमारे एग्जाम में प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। तो जरा नागवंश से संबंधित देख लो। नागवंश कुषाणों के तुरंत बाद ये मध्य भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश के कुछ भूभागों में उनका उत्थान हुआ। तो जो कुषाण राजवंश था, जब कुषाण राजवंश का पतन हो रहा था, तभी नागवंश का उत्थान हो रहा था। अर्थात ये जो नागवंश है, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, ये कहां कहां पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं मध्य भारत में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में। मध्य भारत अर्थात उत्तर प्रदेश के कुछ भूभागों में इनकी उपस्थिति देखी गई। हाँ, इनकी उपस्थिति देखी गई मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो यहां से कुछ पॉइंट लिख लो जो डायरेक्ट अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा घाटी गंगा घाटी में कुषाणों के पतन का श्रेय ये किसे दिया जाता है? ये नागवंश को ही दिया जाता है, को दिया जाता है। ठीक है, और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में टोटल 9 नाग राजाओं ने शासन किया था। अगर आपसे पूछे कि मथुरा में कितने नाग राजाओं ने शासन किया है? 9 नाग राजाओं ने शासन किया। ठीक है, शासन किया था। और साथ ही साथ एक पॉइंट आप इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, ये है प्रयाग प्रशस्ति लेख। ये हालांकि एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त ने उम, अ, समुद्रगुप्त ने नागराजा कहाँ थे? हाँ, मथुरा में। समुद्रगुप्त ने मथुरा के नागवंश के शासक, इसका नाम था गणपति, ऐसे लिखो, गणपति। गणपति नाग को, हाँ, हराया था। या आप तो कहाँ गए? हाँ, प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने मथुरा के नागवंश के शासक गणपति, या ऐसे मत लिखो, यहाँ ये लिख लो, हराया नहीं था। समुद्रगुप्त ने, या समुद्रगुप्त के समय मथुरा में नागवंश का शासक गणपति नाग था, इसे लिख लो। हराया नहीं था वो, उसके यानी कि ये जो गणपति था ये समकालीन था समुद्रगुप्त के। ठीक है, और ऐसा वर्णन प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। तो ये हमारा जो हमने आपको टॉपिक्स दिए थे, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं मौर्योत्तर काल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जब हम लोग इतिहास के बारे में संपूर्ण समग्र अध्ययन करेंगे, वहां पर इनकी चर्चा करेंगे। शुंग वंश, इंडो ग्रीक वंश, कुषाण वंश और नागवंश। उत्तर प्रदेश के संबंध में हमारे क्वेश्चंस यहाँ से कोशिश है कि बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया नागवंश। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो अभी टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं पर संबंधित हैं। प्रश्न पहला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप बताइए। अयोध्या, ये हमने पढ़ा है, आप पीछे देखिए जाके। गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताओ भाई। इसका प्रमाण प्राप्त होता है कौशाम्बी से। गंधिक का अर्थ होता है व्यापारी। ठीक है, और इन्होंने सिक्के चलाए थे कौशाम्बी से। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसके बारे में देख लो जरा। कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा अभिलेख देखो। अगर हम बात करें कनिष्क की,
तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ये राज्यारोहण इसका हुआ था, अ, राज्यारोहण हुआ था 78 एडी में, ठीक है? और इसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 81 एडी में इसने बौद्ध प्रतिमा, जो ये अभिलेख है ना, कहाँ गया? ये जो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है, इसको मथुरा से इसने सारनाथ स्थापित किया था। फिर से आप समझो, कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के 3 साल बाद यानी कि 81 एडी में ये जो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है, इसे कहां से कहां स्थापित किया था? मथुरा से स्थापित किया था सारनाथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये 81, ठीक है। मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो आंसर होगा कुषाण, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? तो इसका आंसर होगा पहला, हुइस्क। जरा इसके बारे में देख लो। ये जो मथुरा अभिलेख है, मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख के बारे में ये दरअसल हुइस्क का है। हुइस्क, ठीक है। ये एक शासक था कुषाण वंश का। ये हुइस्क का है और इससे पता ये चलता है कि जो भूमि दान देने की परंपरा थी, प्रणाली थी, उसे अक्षय नीति कहा जाता था। भूमि दान देने की प्रणाली, जो अक्षय नीति थी, अक्षय नीति, अक्षय का अर्थ होता है समाप्त या खत्म ना होने वाला, और नीति का अर्थ है मूलधन, अर्थात बैंकों का काम भी करना। इसका अर्थ होता था भू राजस्व का स्थायी दान दे देना। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रश्न ये है कि प्राचीन बैंक का काम कौन करती थी? कौन-सा अभिलेख है? किस अभिलेख में यह प्रकट किया गया है? तो यह है हुइस्क का मथुरा अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है? अक्षय नीति से, नीति में एक शब्द देख लो, ये नीति लिखा है। नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का अर्थ होता है मूलधन, ठीक है? और अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, अर्थात भूमि दान देने की एक प्रणाली, अक्षय नीति प्रणाली थी, ठीक है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ा, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से हमने मौर्यकाल, शुंग वंश, इंडो ग्रीक, कुषाण वंश और नाग वंश को पढ़ा। इसको बार-बार रिवीजन करिए, कोशिश करिए अपने हाथ से नोट्स बनाइए, तो ज़्यादा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, हो पाएगी। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।